अब हम सेकंड यूनिट प्रारंभ करेंगे और इस यूनिट में 4 पाठ हैं। तो सबसे पहले हम पहले पाठ की ओर चलते हैं। पहला पाठ है संसद, लोकसभा और राज्यसभा। यानी आपको सरकार के 3 अंग बताए थे। कौन कौन से? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो सरकार के इन तीनों अंगों का अध्ययन इस यूनिट के अंतर्गत हम करेंगे। तो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं व्यवस्थापिका का। क्योंकि सरकार के 3 अंग हो गए तो उसमें पहला अंग है व्यवस्थापिका। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि व्यवस्थापिका किसको कहते हैं। तो व्यवस्थापिका जिसको व्यवस्थापिका का काम होता है कानूनों का निर्माण करना। व्यवस्थापिका का काम होता है कानून निर्माण करना। प्रत्येक देश में व्यवस्थापिका का एक ही काम है, वह है कानून का निर्माण करना। और लेकिन इसके नाम अलग अलग हो सकते हैं और उन नामों का अध्ययन अभी हम थोड़ी देर में इस पाठ के अंतर्गत करेंगे। तो हम शुरुआत कर देते हैं। आपको ये बता ही दिया गया कि सरकार का जो पहला महत्वपूर्ण अंग है उसको व्यवस्थापिका कहते हैं और व्यवस्थापिका का काम है कानूनों का निर्माण करना। अब इसमें स्पष्ट दे रखा है कि लोकतांत्रिक शासन में सरकार के 3 अंग होते हैं। पहला व्यवस्थापिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। तो इस पाठ के अंतर्गत हम व्यवस्थापिका का अध्ययन करेंगे। तो व्यवस्थापिका का नाम मैंने अभी आपको बताया कि सरकार का वह अंग जिसके द्वारा कानूनों का निर्माण किया जाता है उसे क्या कहते हैं? व्यवस्थापिका। और इसकी मूलभूत उत्पत्ति की दृष्टि से इसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली। तो संसद की शुरुआत आपको पता है, ब्रिटेन की संसद को संसदों की जननी कहा जाता है, इसलिए इंग्लिश में संसद को पार्लियामेंट कहते हैं। इंग्लिश में संसद को क्या कहते हैं? पार्लियामेंट कहते हैं। तो भारत में भी इसको संसद कहते हैं। भारत में इसको क्या कहते हैं? संसद। तो व्यवस्थापिका के नाम अलग अलग देशों में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इसका काम एक ही है, वह है कानून का निर्माण करना। तो ब्रिटेन में इसको पार्लियामेंट बोलते हैं। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि किस देश में किस नाम से जाना जाता है। तो एक तरफ आप टेबल सी बना सकते हैं, एक तरफ देश का नाम लिख लेंगे और दूसरी तरफ आप लिखेंगे कि व्यवस्थापिका का नाम। तो ब्रिटेन में व्यवस्थापिका को पार्लियामेंट कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में इसको कांग्रेस कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कांग्रेस कहा जाता है। जापान में डायट, जर्मनी में बुंडेस्टैग, इराक में मजलिस और अफ़गानिस्तान में इसको शूरा कहते हैं। अफ़गानिस्तान में क्या कहते हैं? शूरा। तो ये भारत में व्यवस्थापिका का नाम संसद है, ठीक है ना, जिसका अभी उल्लेख हम करेंगे। तो हमने यहाँ समझने का ये प्रयत्न किया कि व्यवस्थापिका किससे कहते हैं, व्यवस्थापिका का काम क्या है और भिन्न भिन्न देशों में व्यवस्थापिका का नाम क्या है। अब हम बात करते हैं आगे संसद, क्योंकि भारत में व्यवस्थापिका को संसद कहा जाता है। भारत में व्यवस्थापिका को संसद कहा जाता है। भारत में व्यवस्थापिका को संसद कहा जाता है। अब जिसका गठन अनुच्छेद 79 के अंतर्गत किया गया है। अब प्रश्न यहाँ 1 नंबर का प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि भारत में व्यवस्थापिका गठन कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो वह अनुच्छेद आएगा 79। अब कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 79 के अंतर्गत किया गया है। और क्या कहा गया है कि भारतीय संघ के लिए एक संसद होगी। भारतीय संघ के लिए क्या होगी? एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम क्रम से राज्यसभा और लोकसभा होंगे। तो ये प्रश्न 1 नंबर का पूछा जा सकता है कि संसद का गठन किस प्रकार किया गया है। तो 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाए तो आप उल्लेख करेंगे कि संविधान के अनुच्छेद 79 में उल्लेख किया गया है कि भारतीय संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम क्रम से राज्यसभा और लोकसभा होंगे। तो इस
जो जो उल्लेख किया गया, इस लैंग्वेज से हमें ये विदित होता है कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है और इसके दो सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा का उल्लेख पहले किया गया इसलिए राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं और लोकसभा का उल्लेख बाद में किया गया इसलिए लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। कितने सदन हो गए? दो, राज्यसभा और लोकसभा। और राष्ट्रपति इसका क्या हो गया? अभिन्न अंग हो गया। इस प्रकार राष्ट्रपति भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख है। संवैधानिक प्रमुख क्यों है? क्योंकि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है और संसदीय शासन व्यवस्था में आपको विदित होना चाहिए कि दोहरी कार्यपालिका होती है, नाम मात्र की और वास्तविक। नाम मात्र की किस में निहित है? राष्ट्रपति में, और वास्तविक है मंत्रिपरिषद में और प्रधानमंत्री में। अर्थात संघ का संवैधानिक प्रमुख है, कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होने के नाते संघ की व्यवस्थापिका अर्थात संसद का अभिन्न अंग होता है। तो संसद का अभिन्न अंग कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ये नितांत संसदीय शासन प्रणाली के अनुरूप है। भारत में आधुनिक रूप से लोकतंत्र व संसद के रूप में प्रतिनिधि संस्थाओं की स्थापना ब्रिटिश शासन की देन है। किसकी देन है? ब्रिटिश शासन की देन है। अब हम पढ़ेंगे, क्योंकि वर्तमान समय में जो संसद है, जिसके जो सदन है, कितने सदन है? 2 सदन है और राष्ट्रपति इसका अभिन्न अंग होगा। तो इस प्रकार की व्यवस्था 1935 के अधिनियम के माध्यम से आपको पता है भारत में की गई थी कि गवर्नर जनरल व्यवस्थापिका का अभिन्न अंग होगा, जिसके 2 सदन कर दिए गए थे 1935 के अधिनियम के माध्यम से। और उसके नाम आपको पता है, मैंने पहले भी उल्लेख किया गया था कि विधानसभा और राज्य परिषद कर दिए थे। तो ये हम आगे उल्लेख करेंगे प्राचीन भारत की, कि प्राचीन भारत में यानी संसद की जिस प्रकार से वर्तमान समय में सदन है लोकसभा और राज्यसभा, उसी प्रकार से 2 सदन हुआ करते थे यानी संसद के, और जिसका नाम था सभा और समिति, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। तो समिति आधुनिक लोकसभा के सदस्य मानी जाती थी, जबकि सभा विशिष्ट लोगों का संगठन हुआ करती थी। इसके लिए उसकी तुलना आज की राज्यसभा से की जा सकती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्राचीन काल में भी कानून निर्मात्री संस्था के रूप में 2 संस्थाएं हुआ करती थी, सभा और समिति। तो समिति को आधुनिक लोकसभा के समान माना जा सकता है और सभा को राज्यसभा के समान माना जा सकता है। अब चूँकि हमने कुछ समय पूर्व उल्लेख किया था कि संसद ब्रिटिश शासनकाल की समकालीन है, तो किन किन अधिनियमों के माध्यम से आपको पता है औपनिवेशिक भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं यानी संसद की संस्थाओं का गठन हुआ, उसको किस नाम से जाना जाता था, इसके बारे में हम थोड़ा सा उल्लेख करेंगे। तो हम सबसे पहले हम बात करते हैं 1833 के अधिनियम के माध्यम से। तो 1833 के अधिनियम के माध्यम से विधान परिषद नामक संस्था का गठन किया गया, जिसका काम संसद के समान था। इसमें उल्लेख नहीं है तो आप लिख सकते हो विधान परिषद, यानी कानून निर्मात्री संस्था के रूप में विधान परिषद का गठन किया गया। तो 1833 में इसका नाम क्या था? विधान परिषद था। उसके बाद हम बात करेंगे कि 1892 के अधिनियम के माध्यम से गवर्नर जनरल की विधान परिषद में अधिकतम सदस्यों की संख्या 16 निर्धारित कर दी गई। शुरू में से कितने सदस्य थे? 6। कितने थे? 6। जो 1833 के अधिनियम के माध्यम से जब कानून निर्मात्री संस्था के रूप में विधान परिषद का गठन किया गया था, तो इसके सदस्यों की संख्या 6 हुआ करती थी। लेकिन 1892 के अधिनियम के माध्यम से सदस्य संख्या 6 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 16 कर दी गई। उसके बाद 1909 के अधिनियम के माध्यम से इसकी सदस्य संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। उसके बाद हम बात करेंगे 1909 तक समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे 1919 के अधिनियम की बात करेंगे, और 1919 के अधिनियम के माध्यम से आपको पता है इस विधान परिषद को एक सदन के स्थान पर 2 सदनात्मक बना दिया गया। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि
संसद के रूप में औपनिवेशिक भारत में किसका गठन हुआ था? विधान परिषद का गठन हुआ था। कब हुआ था? 1833 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से हुआ था। उस समय इसके सदस्यों की संख्या थी 6, लेकिन 1892 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से इसकी सदस्य संख्या 6 से बढ़ाकर 16 कर दी गई, और 1909 के अधिनियम के माध्यम से 16 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 60 कर दी गई। और 1909 में ये आपको ये बात भी विदित होनी चाहिए कि सांप्रदायिक आधार पर मुस्लिम संप्रदाय के लोगों को अलग से निर्वाचन का अधिकार भी दिया गया। अब इम्पोर्टेंट प्रश्न जो पूछा जा सकता है वह 1919 के अधिनियम के माध्यम से इस विधान परिषद को एक सदन के बजाय 2 सदन बना दिया, द्विसदनात्मक विधानमंडल बना दिया गया। अब इसके कितने सदन हो गए? 2 सदन हो गए, राज्य परिषद और विधानसभा। तो आप जिस प्रकार से हम वर्तमान समय में कहते हैं कि संसद के 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा, उसी प्रकार से उस समय इसके 2 सदन थे, राज्य परिषद और विधानसभा, और गवर्नर जनरल इसका अभिन्न अंग हुआ करता था। तो हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि विधान परिषद विधान परिषद तो विधान परिषद कितने सदन कर दिए? 2 कर दिए। कौन कौन से? सबसे पहले राज्य परिषद, राज्य परिषद, और दूसरा कौन सा होगा? विधानसभा। विधानसभा। अब आज से तुलना करें तो आप कर सकते हो राज्यसभा और लोकसभा। तो आज विधान परिषद को क्या बोलते हैं? आज बोलते हैं संसद। क्या बोलते हैं आजकल? आज बोलते हैं संसद। और ये क्या हो गया? राज्यसभा। अगर आज से तुलना करें तो राज्यसभा, और ये कौन हो गया? लोकसभा। और अभिन्न अंग माने तो उस समय क्या हुआ करता था? गवर्नर जनरल, और आज क्या हो गया? राष्ट्रपति। अगर आज माने तो अभिन्न अंग क्या हो गया? राष्ट्रपति, और उस समय क्या हुआ करता था? गवर्नर जनरल। तो आज से तुलनात्मक अध्ययन कर लिया हमने। उसके बाद हम बात करेंगे, यानी समझा दिया कि इसके 2 सदन कर दिए गए, एक का नाम था राज्य परिषद, दूसरे का नाम था विधानसभा, और 1935 के अधिनियम के माध्यम से इसके सदस्यों की संख्या में अभिवृद्धि कर दी गई। बाकी कुछ नहीं करना है। वर्गों के आधार पर, व्यवसायिक आधार पर, सांप्रदायिक आधार पर सभी प्रकार से यहाँ पर प्रतिनिधित्व दिया गया। इसमें सरकारी और गैर सरकारी निर्वाचित मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य हुआ करते थे। अब हम डिटेल से करते हैं। तो हम बात करते हैं संसद के गठन की। जैसा कि हमने पूर्व में उल्लेख किया गया है कि उल्लेख किया था कि अनुच्छेद 79 में कहा गया है, उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति के अलावा संसद के 2 सदन होंगे जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे, और राष्ट्रपति व्यवस्थापिका का अभिन्न अंग होता है। ठीक है, अब हम इसकी डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो आपको समझ में आ गया कि भारत में व्यवस्थापिका यानी सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इस पाठ के अंतर्गत हम व्यवस्थापिका का अध्ययन कर रहे हैं। व्यवस्थापिका का काम होता है कानूनों का निर्माण करना, और इसका भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न नाम है। भारत में व्यवस्थापिका को संसद के नाम से जाना जाता है, और संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बना है जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा है। हम डिटेल से पढ़ेंगे हम कि संसद यानी संसद के सदस्य जिनको हम क्या बोलते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या बोलते हैं? आप एक ध्यान रखेंगे, संसद के सदस्यों को सांसद बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MEMBER, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्योंकि भारत में इसको संसद बोलते हैं, और संसद का इंग्लिश में रूपांतरण पार्लियामेंट। तो शॉर्टकट में क्या होगा? सांसद का नाम MP। क्या हो गया? MP। यानी संसद के सदस्य हिंदी में बोलेंगे सांसद, और इंग्लिश में हो गया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो शॉर्टकट में हम बोलते हैं MP। तो MP के लिए क्या क्या यानी योग्यताएं होनी चाहिए? तो सबसे पहले इसमें योग्यता दे रखी है कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। अब लंबे समय से ये मांग उठ रही है कि जन्मजात होना चाहिए, जन्मजात होना चाहिए, यहीं पर जन्म लेना चाहिए। लेकिन
अब नागरिकता के संदर्भ में जो प्रावधान है वर्तमान समय में उसके अनुरूप ही योग्यता निर्धारित की गई है। तो भारत का नागरिक होना चाहिए। आप इतना सा लिखेंगे उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद बात करेंगे कि आयु संबंधी क्या योग्यता है। तो आयु संबंधी अंतर में आप ये ध्यान रखेंगे या योग्यता में ध्यान रखेंगे कि जो आयु संबंधी योग्यता है वे न्यूनतम होनी चाहिए, अधिकतम नहीं। उसे लोकसभा के स्थान यानी लोकसभा के स्थान के लिए निर्वाचित होने के लिए 30 वर्ष की आयु न्यूनतम लिख रखा है इसमें, अधिकतम कितना भी हो जाए। और लोकसभा के लिए न्यूनतम 25 वर्ष होनी चाहिए। तो ये यानी उसकी योग्यता राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए और लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। और उसके पास ऐसी अन्य योग्यताएं होनी चाहिए जो संसद कानून बनाकर समय समय पर निर्धारित करती हो। तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं, योग्यता आपसे पूछी जा सकती है। तो क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए, लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष और राज्यसभा के लिए लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। और उसके पास ऐसी अन्य योग्यताएं होनी चाहिए जो संसद समय समय पर कानून बनाकर निर्धारित करे। अब कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में या 1 नंबर का प्रश्न आपसे भी पूछा जा सकता है कि संसद के सदस्यों की योग्यता में आयु संबंधी क्या अंतर है। तो आयु संबंधी अंतर या आयु संबंधी क्या प्रावधान किया गया, अंतर बिना पूछा जाए और आपसे ये पूछ ले जाए कि संसद के सदस्यों की योग्यताओं में आयु संबंधी क्या प्रावधान किए गए, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आयु संबंधी ये प्रावधान किए गए हैं कि लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने के लिए, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए और राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, यानी 5 वर्ष का डिफरेंस है। तो यह ध्यान रखेंगे आप, लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। उसके बाद हम बात करते हैं आगे निर्योग्यताओं की बात करते हैं कि कौन कौन व्यक्ति लोकसभा के या संसद के, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य या एक शब्द में कह सकते हैं संसद के सदस्य नहीं बन सकते, और अगर बन गए हैं तो वे सांसद नहीं रह सकते। तो कौन कौन से, यानी इनको बोलेंगे निर्योग्यताएं। क्या बोलेंगे? निर्योग्यताएं। तो आपसे योग्यता निर्योग्यताएं दोनों पूछी जा सकती है। निर्योग्यताओं का मतलब कौन कौन से व्यक्ति राज्यसभा या संसद के सदस्य नहीं बन सकते। उसमें सबसे पहला है कि कोई विकृत व्यक्ति और दिवालिया व्यक्ति या पागल व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं बन सकता। पहली योग्यता ये है कि कोई पागल व्यक्ति, विकृत और दिवालिया व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं बन सकता। अब आप ये समझेंगे कि पागल और दिवालिया से क्या तात्पर्य है। पागल और दिवालिया से, पागल का मतलब है यदि किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा घोषित किया जाता है कि प्रमाणित किया जाता है कि व्यक्ति पागल है, तो फिर वे लोकसभा का सदस्य या राज्यसभा का सदस्य नहीं बन सकता, चुनाव नहीं लड़ सकता। उसके बाद दिवालिया नहीं होनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है और उसकी साख खराब हो जाने पर उसने न्यायपालिका की शरण ली और न्यायपालिका ने यदि किसी व्यक्ति को दिवालिया घोषित कर दिया तो फिर वे लोकसभा या राज्यसभा या संसद का चुनाव नहीं लड़ सकता। उसके बाद दूसरी आप इस इम्पोर्टेंट बात यह है कि कोई व्यक्ति एक समय में संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता। ये भी इम्पोर्टेंट बात है। कोई व्यक्ति एक समय में यानी संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य नहीं बन सकता। एक ही सदन का बन सकता है एक समय में, दूसरे समय बन सकता है, लेकिन एक समय में एक साथ दोनों सदनों का सदस्य नहीं बन सकता। उसके बाद आगे इसमें इम्पोर्टेंट बात दे रखी है कि कोई व्यक्ति अधिकतम 2 स्थानों से लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। अधिकतम कितने स्थानों से लड़ सकता है लोकसभा का चुनाव? 2 स्थानों से लड़ सकता है। और मान लीजिए वे दोनों स्थानों से निर्वाचित हो जाता है तो 1 माह के भीतर उसे एक स्थान रिक्त करना पड़ता है। 1 माह यानी दोनों लोकसभा का चुनाव कोई भी व्यक्ति अधिकतम 2 सीटों से लड़ सकता है, और यदि वे दोनों सीटों से निर्वाचित हो जाता है तो उसे एक सीट खाली करनी पड़ती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदाहरण है कि उन्होंने वाराणसी से भी चुनाव लड़ा था और बड़ौदा से भी, दोनों जगह से वे चुनाव जीत गए थे, तो उन्होंने बड़ौदा की सीट खाली कर दी थी और वे वाराणसी से ही क्या रहे, सांसद रहे। उसके बाद आगे हम देखेंगे कि संविधान की 10वीं अनुसूची के अंतर्गत
किसी सदस्य को यदि दल बदल का दोषी पाया जाता है तो उसकी सदस्यता से उसको बर्खास्त कर दिया जाता है। यानी 52वें संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से दल बदल पर रोक लगा दी गई है। अगर कोई व्यक्ति किसी एक दल से चुनाव लड़ता है, चुनाव जीतने के बाद उस दल को छोड़कर दूसरे दल में चला जाता है तो अब उस पर रोक लगा दी गई है, तो उसकी सदस्यता अब से बर्खास्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा यदि किसी सदस्य को चुनाव में भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया जाता है तो भी उसको उसके सदन की सदस्यता से बर्खास्त कर दिया जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमने 4-5 यहाँ पर नियोग्यताएँ पढ़ी। सबसे पहले हमने पढ़ी कि कोई व्यक्ति पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए। दूसरी हम पढ़ी कि कोई व्यक्ति एक समय में संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं बन सकता। तीसरी हमने पढ़ी कि कोई व्यक्ति अधिकतम 2 स्थानों से लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है, लेकिन दोनों स्थानों से जीतने के बाद उसे एक स्थान खाली करना पड़ता है। उसके बाद चौथी हमने बात पढ़ी कि संविधान की 10वीं अनुसूची के अंतर्गत यदि किसी संसद के सदस्य को दल बदल का दोषी पाया जाता है तो उसको सदन की सदस्यता से बर्खास्त कर दिया जाता है। और 5वीं हमने पढ़ी कि आगे कि यदि किसी सदस्य को चुनाव अपराध में भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया जाता है तो भी उसको उस सदन की सदस्यता से बर्खास्त कर दिया जाता है। एक प्रश्न इसमें बनता है, छोटा प्रश्न बन सकता है कि जैसे मैंने आपको दूसरे पार्ट के अंतर्गत बताया था कि भूमि सुधार का उल्लेख कौन से अनुसूची के अंतर्गत किया गया है, तो भूमि सुधार का उल्लेख 9वीं अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। उसी प्रकार से यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है कि दल बदल का उल्लेख कौन सी अनुसूची के अंतर्गत किया गया है, तो दल बदल का उल्लेख संविधान की 10वीं अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। और दल बदल का अर्थ होता है, मैंने आपको पहले बता दिया कि यदि कोई उम्मीदवार किसी विशेष दल से टिकट पर चुनाव जीतता है और चुनाव जीतने के बाद यदि उस दल को छोड़कर दूसरे दल में सम्मिलित हो जाता है तो उसको बोलते हैं दल बदल और उस सदस्य को बोलते हैं दल बदलू। आगे हम बात करेंगे, शपथ की बात करेंगे कि संसद के सदस्य जिन्हें हम आम बोलचाल की भाषा में सांसद या एमपी कहते हैं, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये निर्वाचित होने के बाद अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा इस कार्य के लिए नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेता है और उस पर अपना हस्ताक्षर करता है। तो ये आप सबको प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि सांसदों को कौन शपथ दिलाता है, तो सांसदों को पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा इस कार्य के लिए निर्वाचित व्यक्ति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। अब वे निर्वाचित व्यक्ति कौन हो सकता है, उसको बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति इतने सदस्यों को कहाँ तक शपथ दिलाए, इसलिए आपको पता है वे प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कर देता है। और प्रोटेम स्पीकर का कार्य केवल सांसदों को, जो निर्वाचित सांसद हुए हैं, उनको शपथ दिलाने तक का होता है। अभी जो आपको पता है 2019 में जब चुनाव हुए थे तो राव वीरेंद्र सिंह को आपको पता है कि प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था। और 2014 में जब चुनाव हुए थे तो श्री कमलनाथ को, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, इनको प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था। तो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि सांसदों को शपथ कौन दिलाता है, तो सांसदों को राष्ट्रपति के द्वारा इस कार्य के लिए नियुक्त व्यक्ति द्वारा शपथ दिलाई जाती है। और इसका एक निर्धारित प्रारूप है जिसका उल्लेख 3री अनुसूची में किया गया है। कौन सी अनुसूची में किया गया? 3री अनुसूची में किया गया है। उसके बाद हम बात करेंगे आगे संसद के सत्रों की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? संसद के सत्र की बात करेंगे। सत्र का मतलब अधिवेशन। तो अधिवेशन कौन बुलाता है, आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रपति बुलाता है। और अधिवेशन को समाप्त भी कौन करता है, यानी सत्रावसान भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, संसद के सत्र आहूत करता है कौन, राष्ट्रपति, और उनका सत्रावसान भी कौन करता है, राष्ट्रपति। लेकिन जब सदन की कार्रवाई चलती है तो स्थगित करता है पीठासीन अधिकारी, और पीठासीन अधिकारी लोकसभा में होता है लोकसभा का अध्यक्ष, और राज्यसभा में होता है राज्यसभा का सभापति। तो हम पढ़ेंगे इसको डिटेल से। संविधान का अनुच्छेद 85, तो अनुच्छेद भी पूछा सकता है कि अनुसार यह उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो वे ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा। यानी
समय भी राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे, स्थान भी राष्ट्रपति महोदय निर्धारित करेंगे, ये ध्यान रखना। तो सत्र कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। संसद के, अभी ध्यान और बात ध्यान रखनी है, संसद के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए। यानी अभी आपको सत्र बताएंगे हम कि सत्रों के बीच में 6 माह से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। तो कौन कौन से सत्र होते हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे बजट सत्र, जो फरवरी से मई के बीच में कभी भी बुलाया जा सकता है। दूसरा होता है मानसून सत्र, जुलाई से सितंबर के बीच में कभी बुलाया जा सकता है, क्योंकि उस समय मानसून का समय होता है, इसलिए इसको मानसून सत्र बोलते हैं। और बजट सत्र, क्योंकि इसमें बजट प्रस्तुत किया जाता है, आय व्यय का अनुमानित ब्यौरा प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए इसको बजट सत्र बोलते हैं, जो फरवरी से मई के मध्य, मानसून सत्र जुलाई से सितंबर के मध्य कभी भी बुलाया जा सकता है। और तीसरा है शीतकालीन सत्र, उस समय शीत ऋतु होती है और नवंबर दिसंबर में ही बुलाया जाता है। तो इस प्रकार 3 सत्र हो गए, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। अब समझने का 6 माह का अंतर है। मान लीजिए बजट सत्र की जो समाप्त हो रहा है उसकी अंतिम तारीख और मानसून सत्र के लिए जो निर्धारित तारीख है उसके मध्य 6 माह से ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। और उसी प्रकार से मान लीजिए मानसून सत्र की अंतिम तिथि और शीतकालीन सत्र की जो प्रथम तिथि निर्धारित है उसके मध्य भी 6 माह से ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। उसके बाद आगे, संसद की कार्रवाई के दौरान सदनों को स्थगित करने का अधिकार पीठासीन अधिकारी को होता है। तो पीठासीन अधिकारी लोकसभा में लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति होता है। और लेकिन सत्रावसान करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि संसद का सत्र बुलाता भी राष्ट्रपति है, सत्रावसान भी राष्ट्रपति करता है, लेकिन सदन की कार्रवाई के दौरान सदनों को स्थगित करने का, स्टे करने का अधिकार पीठासीन अधिकारी को है। और पीठासीन अधिकारी लोकसभा में होता है लोकसभा का अध्यक्ष, और लोकसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में होता है उपाध्यक्ष। उसी प्रकार से राज्यसभा में होता है राज्यसभा का सभापति, और राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में होता है राज्यसभा का उपसभापति। उसके बाद हम बात करते हैं गणपूर्ति की। तो गणपूर्ति में पहले अर्थ पढ़ेंगे। गणपूर्ति यानी कोरम कहते हैं किसको है? तो गणपूर्ति या कोरम सदस्यों की वह न्यूनतम सदस्य संख्या जिसकी उपस्थिति से सदन की कार्रवाई को वैधानिकता प्राप्त हो जाती है। तो ये अर्थ याद कर लेंगे, यानी कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए जब सदन की कार्रवाई प्रारंभ हो, तो इसको बोलते हैं गणपूर्ति। तो वह न्यूनतम सदस्य संख्या जिसकी उपस्थिति से सदनों की कार्रवाई को क्या हो जाती है? वैधानिकता प्राप्त हो जाती है। और ये सदस्य संख्या कितनी है? पीठासीन अधिकारी सहित सदन के कुल सदस्यों का 10वां भाग, पीठासीन अधिकारी सहित। मापदंड क्या रखा गया? पीठासीन अधिकारी सहित सदन के कुल सदस्य का 1/10वां भाग। अब जैसे उदाहरण के लिए लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी होगी? 545। तो 545 में 10 का भाग देंगे तो कितने आएंगे? 54। और एक पीठासीन अधिकारी हो गए तो कितने हो गए? 55 हो गए। उसी प्रकार से राज्यसभा में 245 सदस्य संख्या है कुल, 245 में 10 का भाग देंगे तो कितने हो गए? 24। और पीठासीन अधिकारी 1 हो गए तो कितने हो गए? 25 हो गए। तो ये हो गई गणपूर्ति। ये क्या हो गई? गणपूर्ति हो गई।